बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो समाचार आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वह बेहद महत्वपूर्ण और भावनात्मक है। हुजूर जी ने नामदान और जथा दर्शन दोनों ही विषयों पर एक ऐसी बड़ी परिवर्तन की घोषणा की है। सिर्फ घोषणा ही नहीं, बल्कि ये दोनों नियम लागू भी हो चुके हैं। ये बदलाव ब्यास के इतिहास में एक नई शुरुआत मानी जा सकती है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह बात पूरी संगत के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों सूचनाओं को आपको सुनाने के बाद हम आपके लिए बाबा जी के कनाडा स्थित वैंकूवर सत्संग घर में हुई एक घटना के बारे में भी बताएंगे। इसलिए हम संगत जी से विनती करते हैं, वीडियो को पूरा सुनने की कृपा करें और एक बार कमेंट में राधा स्वामी लिखकर ही वीडियो में आगे बढ़ें जी। संगत जी, सबसे पहले बात करते हैं जथा दर्शन की। कल डेरे में जो हुआ वो सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण था। हुजूर जी ने ऐसा कार्य कर दिखाया जो आज से पहले ब्यास की धरती पर कभी देखने को नहीं मिला। जैसा कि आप जानते हैं, पहले जत्थों को दर्शन करवाने की सेवा बाबा जी निभाते थे और पिछले कुछ महीनों से यह पवित्र सेवा हुजूर जी के द्वारा हो रही है। जत्था दर्शन की व्यवस्था में अब तक यह नियम था कि जत्थों में आने वाले सेवादारों को टोकन दिए जाते थे और उन्हीं टोकनों के आधार पर संगत को पंडाल में दर्शन के लिए बैठाया जाता था। लेकिन एक बात हमेशा से अलग रखी जाती थी। यदि माता पिता अपने बच्चों को साथ लेकर सेवा पर आते थे तो उन बच्चों को दर्शन पंडाल में बैठने की अनुमति नहीं होती थी, यानी कि बच्चों को टोकन नहीं दिए जाते थे। मगर संगत जी, कल हुजूर जी ने इस पुराने नियम में बदलाव कर वो कर दिखाया जो सभी के दिल को छू गया। हुजूर जी ने आदेश दिया कि अब से जो माता पिता अपने बच्चों को साथ लेकर डेरे में सेवा के लिए आते हैं, उन्हें भी जथा दर्शन के दौरान अपने बच्चों के साथ ही पंडाल में बैठने की अनुमति दी जाएगी। संगत जी, कल डेरे में एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला जिसने हर दिल को छू लिया। हुजूर जी ने आज उन छोटे बच्चों के लिए एक बेहद प्यार भरा कदम उठाया जो अपने माता पिता के साथ जत्थों में सेवा के लिए आते हैं। कल पहली बार हुजूर जी ने उन बच्चों को स्पेशल टोकन दिलवाए और उनके लिए एक अलग ब्लॉक में बैठने की विशेष व्यवस्था करवाई। हुजूर जी ने स्वयं वहां जाकर एक एक बच्चे पर कृपा दृष्टि डाली और उन्हें खुले दर्शन दिए। लगभग 60 बच्चों को कल यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे जथा दर्शन में बैठे और हुजूर जी के दर्शन कर सके। उस समय बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कान थी वह देखते ही बनती थी। सबके दिल खुशियों से भर गए। बच्चों ने हाथ जोड़कर हुजूर जी का धन्यवाद किया और हुजूर जी ने बड़ी ही ममता से फरमाया, बच्चे भी दर्शन के हकदार हैं। इससे उनके मन में श्रद्धा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा की, यानी कि नामदान के नियम में बदलाव। इस नियम में हुए बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब की संगत को मिलेगा। संगत जी, अब तक का नियम यह था कि यदि कोई व्यक्ति पंजाब का निवासी है लेकिन नौकरी या व्यापार के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई या किसी और राज्य में रह रहा है तो उसके आधार कार्ड पर पंजाब का पता होने के कारण उसे डेरे के अलावा देश के किसी और नामदान केंद्र पर नामदान नहीं दिया जाता था। इस कारण पंजाब से बाहर रहने वाली बहुत सी संगत को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। कई लोगों को सिर्फ नामदान लेने के लिए या तो अपने आधार कार्ड का पता बदलवाना पड़ता था या फिर विशेष रूप से डेरे आना पड़ता था। लेकिन संगत जी, आज हुजूर जी ने इस मुश्किल को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब से जो भी व्यक्ति पंजाब का मूल निवासी है परंतु पंजाब से बाहर रहकर काम या सेवा कर रहा है, वह किसी भी दूसरे राज्य के नामदान केंद्र में नामदान की पर्ची के लिए आवेदन कर सकता है। यह परिवर्तन विशेष रूप से पंजाब की संगत के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। अब न तो किसी को आधार कार्ड पर पता बदलवाने की जरूरत होगी, न ही स्पेशल डेरे आना पड़ेगा। हुजूर जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मालिक का नाम किसी सीमा में बंधा नहीं है और जिसने सच्चे मन से पुकारा उसके लिए हर दरवाजा खुला है। संगत जी,
अभी तो न जाने और भी कितने बदलाव आने वाले समय में हुजूर जी करेंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जितने भी बदलाव होंगे वो सब संगत के हित में ही होंगे। अब संगत जी, मैं आपको वैंकूवर सेंटर की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जो कि वैंकूवर में हुए इसी साल के भंडारे पर घटी थी। संगत जी, जब बाबा जी का भंडारा वैंकूवर में होने जा रहा था, उससे 2 महीने पहले से ही वहां तेज बारिशें और मौसम खराब रहने लगा। लेकिन फिर भी सेवादारों ने दिन रात एक करके सेंटर में तैयारी करनी शुरू कर दी। सेवादार एक जगह को तैयार करते तो दूसरी जगह तेज बारिश के कारण जमीन में जगह जगह गड्ढे हो जाते। जैसे तैसे सेवादारों ने सभी गड्ढे भरे और फिर पंडाल की जमीन तैयार की गई और पार्किंग एरिया को भी रेडी किया गया। इस काम में 2 महीने लग गए और तब तक मौसम भी ठीक हो गया था। सेवादार निश्चिंत हो गए और भंडारे से ठीक 2 दिन पहले रात के समय जब सब सो रहे थे तो फिर से मौसम खराब हो गया और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आधी रात को ही सेवादारों ने मोर्चा संभाला और काम पर लग गए। लेकिन इस बार बारिश पहले से भी तेज थी और भंडारे का समय भी करीब था, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का ही टाइम था। सेवादारों ने न दिन देखा, न रात, न भूख देखी, न प्यास, लगातार सेवा की और जैसे तैसे करके काफी हद तक जमीन को भर दिया। लेकिन अभी भी वहां बहुत गड्ढे थे और पार्किंग एरिया में भी पानी भर चुका था। अब भंडारे को सिर्फ 1 दिन बचा था। रात को 11 बजे थके हारे सेवादार आराम करने चले गए। सबने सोचा, कल तो भंडारा है, अब तो ऐसे ही सब कुछ मैनेज करना होगा। लेकिन संगत जी, भंडारे वाले दिन जब सुबह सब उठे तो वहां का नजारा बदल चुका था। पार्किंग एरिया से लेकर सत्संग पंडाल तक सब कुछ पहले से भी अच्छा, सुनियोजित और सुंदर हो चुका था। ये देखकर सेवादार हैरान रह गए। रात को तो यहां जगह जगह गड्ढे और पानी था, फिर एक रात में ये सब कौन कर गया? सेवादारों ने जब सेंटर के बाहर जाकर पूछताछ की तो उन्हें वहां के कुछ लोग मिले जो सत्संगी नहीं थे। उन्होंने बताया, कल रात जब हम देर रात अपने घर पहुंच रहे थे तो हमने देखा कि इस सत्संग घर की जमीन पर एक सरदार जी और उनके साथ सेवादारों की फौज थी। वो सब यहां काम कर रहे थे। सरदार जी के हुक्म के अनुसार सब काम कर रहे थे। तो हमें लगा कि आप सब लोग ही वहां सेवा कर रहे होंगे। सेवादारों ने कहा, भाई, हम तो रात को सो गए थे और सुबह जब उठे तो यहां का नक्शा ही बदला हुआ था। किसी ने उस स्थानीय निवासी को बाबा जी की तस्वीर दिखाई तो वो निवासी कहने लगा, हाँ, यही तो थे, कल अपने साथ सेवादारों की फौज लेकर यहां काम कर रहे थे। बस फिर क्या था, सबकी आंखों में आंसू आ गए और सब बाबा जी का शुक्र करने लगे। संगत जी, बाबा जी शब्द का रूप हैं और शब्द कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकता है। शब्द को ना कोई सीमा रोक सकती है, ना कोई इंसान। बाबा जी शब्द के रूप में न जाने कब और कैसे कैसे चमत्कार कर जाते हैं। बाद में जब सेवादारों को पता लगता है तो सब हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही एक और वाकया आपको सुनाते हैं। ये घटना 2020 के लॉकडाउन से ठीक पहले घटित हुई थी। एक ऐसा चमत्कार जिसे उस परिवार ने लंबे समय तक अपने दिल में छिपा कर रखा, लेकिन अब पूरे 5.5 साल बाद उन्होंने अपने साथ हुए उस अद्भुत अनुभव को संगत के साथ साझा करने का निर्णय लिया है। सच कहूं तो उनके शब्दों में उस घटना की गहराई को पूरी तरह बयान करना संभव नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करती हूं कि आप तक उस पल की अनुभूति पहुंचा सकूं। यह घटना उत्तराखंड के विकासनगर में रहने वाले एक सामान्य से परिवार की है। एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, बेटा और बेटी। बेटा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और बेटी अर्पिता ने अभी अभी अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी। उसका भाई अर्पण भी उसी समय उच्च शिक्षा में व्यस्त था। अर्पिता ने वेटनरी साइंस यानी जानवरों की डॉक्टरी की पढ़ाई की थी और उसे अमृतसर में पोस्टिंग मिली थी। यह बात उस समय की है जब फरवरी 2020 चल रहा था। उसी दौरान अर्पिता ने अपनी मां में एक अजीब सी बात नोटिस करनी शुरू की। उनका वजन तेजी से कम हो रहा था। नवंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक
अर्पिता यह देख रही थी कि हर 10 से 12 दिन में उनकी मम्मी का वजन लगभग 1.5 से 2 किलो कम हो जाता था। जब फरवरी तक पहुंचा गया तब तक उनका वजन करीब 7 से 8 किलो तक गिर चुका था। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। अर्पिता के पापा बार बार कहते कि डॉक्टर को दिखा लिया जाए, लेकिन उनकी मम्मी हर बार टाल देती। वो मुस्कुराकर कह देती, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम लोग बेवजह परेशान मत हो। लेकिन अर्पिता के मन को यह बात किसी तरह से शांत नहीं कर पा रही थी। वो भले ही जानवरों की डॉक्टर थी, पर डॉक्टर तो आखिर डॉक्टर ही होती है। और उसके अंदर का चिकित्सक लगातार कह रहा था कि यह सिर्फ कमजोरी नहीं, बल्कि किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। उधर अर्पिता की नई नौकरी अमृतसर में शुरू होने वाली थी, और इधर उसके मन में मम्मी की तबीयत को लेकर गहरी चिंता घर कर चुकी थी। एक ओर करियर की नई शुरुआत का समय था, तो दूसरी ओर दिल में डर बैठ गया था कि कहीं कुछ गंभीर ना हो। आखिरकार अर्पिता ने मम्मी से साफ कह दिया, मैं ड्यूटी तभी ज्वाइन करूंगी जब आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलकर पूरा चेकअप करवाएंगी। मम्मी पहले तो टालती रहीं, लेकिन अर्पिता की बार बार की जिद के आगे आखिरकार मान गई। अगले ही दिन अर्पिता, उसके पापा और मम्मी डॉक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर को सारी बात बताई, कैसे कुछ महीनों में अचानक इतना वजन कम हो गया था। डॉक्टर ने पहले तो उनकी लाइफस्टाइल, खाने पीने और रोजमर्रा की आदतों के बारे में सवाल किए। फिर कहा, पहले ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, रिपोर्ट आने पर सब पता चल जाएगा। जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल निकला। अर्पिता ने हैरानी से पूछा, अगर सब ठीक है तो फिर इतनी तेजी से वजन क्यों गिर रहा है? डॉक्टर ने कुछ सोचकर कहा, कई बार पेट के अंदर कोई गांठ या रसौली बन जाती है, जिससे शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। हमें एक स्कैन करवाना चाहिए ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। जब स्कैन रिपोर्ट आई तो सच में डॉक्टर की शंका सही निकली। पेट के भीतर एक रसौली थी। अब डॉक्टरों ने तय किया कि पूरी तरह सुनिश्चित होने के लिए एक बड़ा टेस्ट किया जाए। उन्होंने परिवार को समझाया कि इस टेस्ट में एक पतली सी तार जैसी ट्यूब को शरीर के अंदर उस रसौली तक पहुंचाया जाएगा, जिससे थोड़ा सा सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। परिवार ने डॉक्टर की सलाह मान ली। जब टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अर्पिता और उसके पापा को धीरे से बताया, यह रसौली सामान्य नहीं है, यह कैंसर का शुरुआती रूप है। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन डॉक्टर ने तुरंत उन्हें संभालते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यह बहुत शुरुआती अवस्था में है और इलाज समय पर शुरू कर दिया जाए तो पूरी तरह ठीक हो सकता है। आपकी मम्मी को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं, बस हफ्ते में एक बार आना होगा, बाकी उपचार घर से ही किया जाएगा। संगत जी, इलाज शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अर्पिता की नौकरी ज्वाइन करने की तारीख भी आ पहुंची। उसे 2 दिन बाद अमृतसर में ड्यूटी संभालनी थी। मम्मी की हालत देखकर अर्पिता का मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन उसकी मम्मी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा तू अपनी ड्यूटी पर जा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी चिंता मत कर, सब कुछ मालिक के हाथ में है। मां के इन शब्दों को सुनकर अर्पिता ने मन कड़ा किया और 2 मार्च 2020 को अमृतसर पहुंच गई। वहां उसने अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन की और ऑफिस की ही एक दूसरी लड़की के साथ रूम शेयर करके रहने लगी। वह दूसरी लड़की पहले से ही डेरा ब्यास की सेवादार थी, सत्संग सुनती थी और नियमित सेवा में भी भाग लेती थी। उधर घर में अर्पिता की मम्मी का इलाज चलता रहा और इधर अमृतसर में अर्पिता अपनी नई जिंदगी और काम में व्यस्त रहने की कोशिश करने लगी। पर संगत जी, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में ऐसा समय आने वाला है जो पूरे देश को ठहरा कर रख देगा। करीब 20 दिन बाद सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। पल भर में सब कुछ बंद हो गया। सड़कें सूनी, बाजार बंद और आवाजाही पर पूरी रोक। अब अर्पिता अमृतसर में ही उसी लड़की के साथ फंस गई। उसका घर लौटना नामुमकिन था।
वो हर रोज माँ को फोन कर हालचाल पूछती, उन्हें हिम्मत देती और खुद अंदर से चिंता में डूबी रहती। लेकिन संगत जी, लॉकडाउन का असर सिर्फ लोगों की जिंदगी पर नहीं बल्कि इलाज पर भी पड़ा। कभी डॉक्टर छुट्टी पर चला जाता तो कभी क्लिनिक बंद मिलते। कई बार अर्पिता के पापा अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते। धीरे धीरे इलाज में रुकावटें बढ़ने लगीं और कैंसर की बीमारी फिर से तेजी से फैलने लगी। संगत जी, शुरू में अर्पिता को घर की सच्ची स्थिति नहीं बताई गई थी। परिवार यह सोच रहा था कि वह दूर है, अगर सब कुछ जान गई तो और परेशान हो जाएगी। लेकिन आखिर कब तक बात छिपती। कुछ दिनों बाद जब अर्पिता को मम्मी की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली तो उसका दिल बैठ गया। वह पूरे दिन बेचैन रहती, रातों को सो नहीं पाती थी। उसकी चिंता देखकर उसके साथ रहने वाली दूसरी लड़की ने बहुत प्यार से कहा, अर्पिता, तू फिक्र मत कर, मैं अपने बाबा जी से तेरी मम्मी के लिए अरदास करूंगी। मालिक सब ठीक कर देंगे, देखना उन्हें कुछ नहीं होगा। अर्पिता को यह सुनकर थोड़ा अचंभा हुआ। उसने पूछा, कौन से बाबा जी? तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्यास वाले बाबा जी। मेरे साथ उन्होंने जो चमत्कार किए हैं, अगर तू सुनेगी तो तेरा भी मन यकीन से भर जाएगा। फिर उसने अपने जीवन के अनेक सच्चे अनुभव अर्पिता के साथ साझा किए। कैसे संकट के समय बाबा जी ने उसे सहारा दिया, कैसे उसकी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे अर्पिता के भीतर भी एक अनोखा विश्वास जन्म लेने लगा। उसके मन में एक शांति उतरने लगी और उसका खिंचाव अपने आप ही डेरा और बाबा जी की ओर होने लगा। वही लड़की एक दिन कुछ किताबें लेकर आई और बोली, ये पढ़ लेना अर्पिता, इनसे तेरा मन हल्का हो जाएगा। मालिक के वचन हैं जो मन को संभाल देते हैं। अब अर्पिता रोज अपने कमरे में बैठकर वो किताबें पढ़ती। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे, मन शांत होता गया। वो सोचती, मैंने तो कभी बाबा जी के दर्शन भी नहीं किए, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो मुझे जानते हैं, जैसे कोई मुझे भीतर से संभाल रहा है। संगत जी, ये वही समय था जब बाहर दुनिया लॉकडाउन में थी, लेकिन अर्पिता के भीतर श्रद्धा का दरवाजा खुल रहा था। 2 महीने बीत गए, धीरे धीरे हालात सुधरने लगे, सड़कों पर फिर से हलचल आने लगी। उसी दौरान अर्पिता के पापा ने फोन पर बताया, डॉक्टरों ने कहा है कि अब मम्मी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलाज बीच में रुक गया था, इसलिए कैंसर सेकंड स्टेज में पहुंच गया है। यह सुनकर अर्पिता का दिल दहल गया। उसने तुरंत फैसला लिया कि अब देर नहीं करेगी। जैसे ही सफर की अनुमति मिली, उसने घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। वो अपना बैग पैक कर रही थी कि तभी उसकी रूममेट ने कहा, अर्पिता, मैं रास्ते में कुछ देर के लिए डेरे रुकूंगी। बहुत समय से सेवा नहीं कर पाई हूं, इसलिए मेरा मन बहुत बेचैन है। संगत जी, जब अर्पिता ने अपनी सहेली के मुंह से डेरे का नाम सुना तो उसके मन में एक अजीब सी खुशी जाग उठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहां मैंने 2 महीने इंतजार किया है घर जाने का, वहां एक दिन और सही, मैं भी तेरे साथ डेरे चलती हूं। इस तरह दोनों सहेलियां अमृतसर से रवाना हुईं और ब्यास पहुंच गईं। लेकिन उस समय लॉकडाउन के कारण डेरे में बेहद सख्त नियम लागू थे। प्रवेश सीमित था और सुरक्षा के तहत किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। अर्पिता और उसकी सहेली ने बहुत विनती की, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। दोनों मायूस मन से वहां से लौटने लगीं। जाते जाते अर्पिता की सहेली ने अपने बैग में से बाबा जी की एक सुंदर सी तस्वीर निकाली और अर्पिता के हाथ में रख दी। साथ ही उसने मिश्री का प्रसाद भी दिया। वो बोली, अर्पिता, अगर तेरे दिल में विश्वास है तो ये बाबा जी की तस्वीर उस कमरे में लगा देना जहां तेरी मम्मी का इलाज हो रहा है, और जब तू घर पहुंचे तो यह प्रसाद अपनी मम्मी को खिला देना। देखना, उनका ऑपरेशन मालिक की कृपा से बिल्कुल सही होगा। तुझे यकीन हो या ना हो, मुझे पूरा भरोसा है, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। अर्पिता चुपचाप उसकी बात सुनती रही। बीते 2 महीनों से वह बाबा जी और डेरे के बारे में लगातार बातें सुन रही थी, किताबें पढ़ रही थी, अनुभवों में डूब रही थी।
इन सब ने उसके भीतर एक अटूट विश्वास जगा दिया था, एक ऐसा भरोसा जो शब्दों से नहीं दिल से महसूस होता है। उसने श्रद्धा से बाबा जी की तस्वीर और प्रसाद लिया और अपने घर विकास नगर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचते ही उसे पता चला कि 2 दिन बाद मम्मी का ऑपरेशन तय किया गया है। जिस डॉक्टर को यह सर्जरी करनी थी वे चंडीगढ़ से विशेष रूप से विकास नगर के उस अस्पताल में आने वाले थे। पूरा परिवार चिंतित था। माहौल में डर और उम्मीद दोनों साथ मौजूद थे। जब अर्पिता अपनी मम्मी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल पहुंची तो उसके दिल में एक ही भावना थी, बाबा जी सब ठीक करेंगे। वह चुपचाप अपने साथ लाई बाबा जी की तस्वीर को अपनी मम्मी के बेड के सिरहाने रख देती है। फिर श्रद्धा से मिश्री के प्रसाद में से कुछ दाने अपनी मम्मी को खिलाती है। मम्मी और पापा ने तस्वीर को देखते ही बाबा जी को पहचान लिया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे की ओर देखा, पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो दोनों सत्संगी नहीं थे, लेकिन अपनी बेटी के चेहरे पर जो अटूट विश्वास झलक रहा था उसने उनके मन में भी एक शांति भर दी। मम्मी ने बिना झिझक प्रसाद ग्रहण किया, जैसे उन्हें भीतर से किसी ने आश्वासन दिया हो कि सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद ऑपरेशन का दिन आ गया। अस्पताल में सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं। डॉक्टरों ने अर्पिता और उसके पापा से कुछ जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर करवाए और पूरी स्थिति समझाई। डॉक्टर बोले, देखिए यह सर्जरी काफी जटिल है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पर फिर भी आपको तैयार रहना होगा। इस तरह के ऑपरेशन में जोखिम बहुत होता है, इसीलिए मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखें। इतनी गंभीर बात सुनकर अर्पिता के पापा का चेहरा उतर गया। उनकी आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। पर संगत जी, अर्पिता के मन में अब कोई डर नहीं था। उसके अंदर एक गहरा भरोसा बस चुका था। बाबा जी है ना, सब ठीक हो जाएगा, वो बोली। डॉक्टर साहब बस आप पूरी निष्ठा से काम कीजिए, बाकी सब मालिक पर छोड़ दीजिए। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उसने डॉक्टरों से विनम्रता से निवेदन किया, क्या मैं बाबा जी की यह तस्वीर अंदर रख सकती हूं? यह मेरी मम्मी का सहारा है। डॉक्टरों ने उसकी भावनाओं को समझते हुए अनुमति दे दी। अर्पिता ने बड़ी श्रद्धा से बाबा जी की तस्वीर ऑपरेशन थिएटर के एक कोने में रख दी और अपनी मम्मी को ऑपरेशन से पहले एक बार फिर मिश्री का प्रसाद खिलाया। कुछ देर के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें एक अजीब सी बात बतानी है। सच कहें तो हम खुद भी समझ नहीं पा रहे कि यह हुआ कैसे। डॉक्टर ने आगे बताया, ऑपरेशन से पहले तक जो भी रिपोर्ट्स आई थीं, उनमें साफ लिखा था कि मरीज को कैंसर है, वो भी 2nd स्टेज पर। लेकिन जब हमने आज सर्जरी शुरू करने से पहले दोबारा टेस्ट किया तो नतीजे देखकर हम सब दंग रह गए। कैंसर के सारे सेल्स अपने आप खत्म हो चुके हैं। अब केवल एक सामान्य सी रसौली बची थी जिसे हमने निकाल दिया। हमें नहीं पता कि पहले वाली रिपोर्ट गलत थी या पहले वाले डॉक्टर से कोई गलती हुई है। डॉक्टर कुछ पल रुक कर बोले, क्योंकि मेडिकल साइंस के अनुसार यह संभव नहीं है। 2nd स्टेज के कैंसर सेल्स अपने आप कभी नहीं मरते, बल्कि वो तो तेजी से फैलते जाते हैं। मगर यहां तो मानो किसी चमत्कार ने सब बदल दिया हो। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े लोगों के लिए यह बात हैरानी की थी, लेकिन अर्पिता के दिल में सब साफ था। वो जान चुकी थी ये सब बाबा जी की कृपा है। वही प्रसाद, वही विश्वास जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। वो शांत रही, किसी से कुछ नहीं बोली। जब सब कुछ सामान्य हो गया और मम्मी को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, तब अर्पिता बाहर आई और सबसे पहले अपनी सहेली को फोन मिलाया। आवाज थोड़ी कांप रही थी, पर खुशी से भरी हुई। वो बोली, तू सही